हेलो दोस्तों, स्वागत है। वेलकम टू द लाइब्रेरी। मेरा नाम प्रवीण। आज हम पढ़ेंगे प्रबंधन के सिद्धांत और ये इसका सबसे लास्ट पार्ट है। तो इसके पहले के पार्ट अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जाके आप इसके पहले के पार्ट भी देख लीजिएगा। टॉपिक बड़ा इम्पोर्टेंट है और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट देखिएगा। वहाँ पे आपके कोर्स से रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे और साथ में बने रहिएगा। यहाँ पे क्या सारे जितने भी टॉपिक हैं आपके बिलीफ से रिलेटेड सारे डिस्कस किए जाएंगे और डिटेल में डिस्कस किए जाएंगे। नोट्स बनाते चलिएगा क्योंकि कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन आजकल उठ के आ जाते हैं, तो एक थोड़ा सा डिटेल नोट्स पॉइंट टू पॉइंट रहेगा तो आपकी बहुत हेल्प होगी। क्योंकि हमें एक ही बार पढ़ना है, बार बार नहीं पढ़ते रहना है और बार बार किसी एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं करना है। एक बार पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और सारी एग्ज़ाम क्लियर करेंगे। लेकिन आज का टॉपिक पढ़ने से पहले यह आपके लिए एक सवाल कि सार्वभौमिक वर्गीकरण प्रणाली यूडीसी की संपूर्ण जिम्मेदारी होती है। तो वीडियो चल रहा है, आप कमेंट कीजिए, इसमें आंसर दीजिए। जो भी आप आंसर देंगे देखते हैं आपका सही होता है या गलत, क्योंकि हम इसको डिस्कस करेंगे। हम इसको वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। और वीडियो के एंड में डिस्कस करने से आपको आपके आंसर की सही साठ जानकारी मिल ही जाएगी। तो कमेंट कीजिए, आप देख लो सही होता है या गलत होता है। क्योंकि ये अभी DSSB की जो एग्ज़ाम हुई थी दिल्ली की, तो उसमें ये सवाल पूछा गया था। तो इस सवाल को आप देख लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए। आइए पढ़ते हैं। तो एक मिनट। हाँ, तो ये थे अपने प्रबंधन के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। और हमने ये सभी बारी बारी से डिस्कस कर लिए हैं पुराने वीडियो में। आज हम पढ़ेंगे, लास्ट का टॉपिक है हमारा बजटिंग। तो जो भी बजट है, बजट से रिलेटेड कि बजट का निर्माण कैसे होता है, क्या करते हैं, कब क्या करते हैं, इस चीज़ पे ध्यान देंगे आज। उससे पहले दोस्तों, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कीजिएगा। इसमें वीडियो के नोटिफिकेशन और न्यूज़पेपर PDF, स्टडी मटेरियल का पूरा जो भी सिस्टम है इस पे आता रहता है। MCQ वगैरह भी आते हैं और नॉवेल वगैरह भी आपको आसानी से यहाँ पे पढ़ने को मिल जाएंगे। ये मेरा ईमेल एड्रेस है। आपको अगर किसी भी प्रकार का डाउट होता है कमेंट कीजिएगा या सीधे ईमेल कर दीजिएगा, तो आप मुझसे जुड़ पाएंगे। अब देखते हैं बजट या बजटिंग प्रक्रिया। इसमें क्या होता है कि बजट प्रक्रिया किसी भी संगठन की मुख्य एवं ये अमृतनीय महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके अंतर्गत वित्तीय योजना तथा लेखा नियंत्रण क्रियाएं सम्मिलित होती है। टोटल मिला के क्या होता है बजट साहब? तो बजट तो जान है, सीधी सच्ची बात है। आप दुनिया में कोई सा भी काम करने जाएंगे, सबसे पहले लोग पूछते हैं, ओ भाई बजट क्या है? तो सेम वही वाली चीज़ है कि अगर आपकी जो भी वित्तीय योजनाएं, यानी जितनी भी पैसे से जुड़ी योजनाएं हैं, आर्थिक योजनाएं हैं, वो सब आपकी बजट में शामिल होती है। लेखा नियंत्रण, क्योंकि जो भी शीट बनती है, जो भी कार्य होते हैं, सभी बजट से नियंत्रित होते हैं, इसलिए यह लेखा नियंत्रित क्रियाओं में सम्मिलित है। बजट क्रिया को वित्तीय साधनों की सूचना, बजट जो भी क्रिया होती है उसको क्या करता है? वित्तीय साधन। वित्तीय साधन मतलब आर्थिक साधन, आर्थिक साधन मतलब पैसे से रिलेटेड साधन, उनकी सूचना प्रदान करता है और जितने भी साधन हैं उनका मुख्य विषयों में वितरण करता है। मतलब हमारे पास में पैसे हैं खूब सारे, हमने ठीक है लाइब्रेरी बनाना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा कहाँ पे खर्च होगा। और जो भी हमारा बजट होता है वो एक तरह से लिखित पूरा ब्यौरा होता है, तो उससे हमको समझ में आता है कि कितना पैसा कहाँ लगा है और कैसे कैसे इसको खर्च किया गया है। और बजट क्या होता है भाई?
तो बजट होता है जो भी पिछला खर्च होता है, पिछले खर्च की सूचना के आधार पर वास्तविक बजट प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी संगठन में क्या होता है कि जो भी पिछले साल भर का खर्च हुआ है तो उसका एक लेखा जोखा रहेगा, उसी के आधार पे नया बजट बनाया जाता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि उन्होंने नया बजट बना दिया, पिछले वाले से कोई मतलब ही नहीं है। वो भी होता है लेकिन वो बहुत सारी जगह पे कहाँ होता है, इसको हम पढ़ेंगे आगे जाके। फिर हम बहुत बार देखते हैं कि सामान्यतः एक साल के लिए ही बजट बनाए जाते हैं, लेकिन कभी कभी क्या लंबी अवधि के लिए भी बजट बनते हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना, लंबे अंतराल की योजना इस क्रिया के भाग हैं। पंचवर्षीय योजना में क्या होता है कि बजट बनाते हैं 5 सालों के लिए। भारत में 1951 में चालू हुई थी पंचवर्षीय योजना। तो इनने क्या करा था कि डिवाइड करा था 5 साल के अपने, जो भी हम जानते हैं ना कि 5 साल के लिए सरकार होती है, तो वो क्या करते थे कि अपने 5 साल के हिसाब से बजट बनाते थे कि 5 साल का हमारा ये बजट है और इतनी सारी योजनाएं हम लेके आएंगे, और फिर उनके ऊपर वो काम करते थे। ठीक ऐसे ही बजट को देखते हैं तो ये कितने प्रकार का होता है। तो बजट मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। दो कौन कौन से प्रकार का? योजना, कार्यक्रम, बजटिंग प्रणाली या प्लानिंग प्रोग्रामिंग बजटिंग सिस्टम। तो इसमें क्या रहता है कि पिछले वर्ष में जो भी कार्यक्रम हुए रहते हैं उनका बजट देख लेते हैं और उसके आधार पर बना देते हैं, और जो अधिक महत्व का लगता है उसके ऊपर ये लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। ये देखते हैं कि हमने पिछली बार किस पे कम खर्च करा है, किस पे ज़्यादा खर्च करा है, उसका एनालिसिस करके पूरा बजट बनाया जाता है। तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, योजना, कार्यक्रम, बजटिंग प्रणाली। इसमें क्या मूलतः पैसा होता ही होता है, लेकिन इसके अलावा एक बजट और होता है, वो होता है जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली या सिस्टम। इसका पिछले वर्ष की से कोई संबंध नहीं होता है। ये जो मैं अभी हाल आपको बता रहा था, ये क्या होता है, प्राथमिकता के आधार पर बजट तय होता है। इसमें क्या होता है कि कॉस्ट मैक्सिमम बार जीरो भी होती है, मैक्सिमम बार चंदे से इकट्ठी की हुई होती है। सार्वजनिक प्रणाली का बजट होता है ये कि साहब इसमें गवर्नमेंट भी खर्च करेगी, तो आम लोगों की भागीदारी जीरो हो जाती है कि हमें पैसे देने ही नहीं है, हमें काम करना है, हमें एप्लीकेशन लगानी है, हमें ये करना है। तो ये टोटल मिला के सिर्फ प्राथमिकता के आधार पर बजट तय होता है। तो ये बहुत अच्छा एमसीक्यू भी बन सकता है कि ऐसा कौन सा बजट है जो प्राथमिकता के आधार पर तय होता है, जिसका पिछले वर्ष से कोई संबंध नहीं होता, तो वो जीरो बेस्ड बजटिंग प्रणाली के अंतर्गत होता है। ये ध्यान रखना। अब आती है बजट की विशेषता। तो किसी भी बजट का आधारभूत साधन किसी भी योजना का आधारभूत साधन होता है बजट। ये बात बिल्कुल सत्य है। बजट नहीं है तो योजना ही नहीं है, लोग जुड़ेंगे नहीं आपके पास से, बोले इनके पास तो बजट ही नहीं है। अब बजट ही नहीं है तो फिर चंदा इकट्ठा करो, चंदा भी हो नहीं रहा, इसलिए बजट होना बहुत ज़रूरी है। बजट दिशा निर्देशन प्रदान करता है, मतलब कोई सा भी संगठन है वो कितनी अच्छी तरह से काम करेगा, कितना फैलाव होगा, कितना वो मतलब नेशनल होगा, इंटरनेशनल होगा, कि ज़िले के स्तर पर ही सीमित रहेगा। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है बजट में। तो ये एक हिसाब से कंपनी को या संस्था को आपके दिशा निर्देशन का कार्य मतलब दिशा निर्देशन देता है बजट। ठीक है। अब आता है प्रशासनिक कार्यों के माध्यम से समन्वय। प्रशासनिक कार्य मतलब एडमिनिस्ट्रेशन मतलब सरकारी काम पूरे, और जो भी शासन प्रशासन से, संगठन के शासन प्रशासन से रिलेटेड है। अब उनकी बातें लोग क्यों सुनेंगे? क्योंकि उनके पास में बजट है मतलब वो पेमेंट देते हैं तो एक ऊपर से लेके नीचे तक सभी इंसान उनकी बातों को मानता है। जहाँ पेमेंट नहीं देते वहाँ क्या होता है, वहाँ पे लोग हड़ताल करते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं। तो ये सारी समस्याएं आती है बजट के बिना। फिर बजट से क्या होता है साहब, नीति निर्धारण होता है। नीति निर्धारण कैसा, कि हमारी कंपनी नेशनल प्रोडक्ट बेचेगी या इंटरनेशनल प्रोडक्ट बेचेगी, हमारी लाइब्रेरी में कौन सी बुक्स होगी। मान लो कि कोई अमेरिका में कोई सी भी बुक पब्लिश हुई है, वो हमको लानी है। अब हमने सारे सोर्स लगा लिए, कंसोर्सिया जितने भी दुनिया भर के ठटकरम थे सारे कर लिए, बुक नहीं आ पाई।
तो लास्ट ऑप्शन बचता है कि हमारे पास में पैसे, हमने ऑर्डर दिया, उसकी डायरेक्ट 100 कॉपी, 150 कॉपी, 250 कॉपी जो भी थी सब मंगा ली। तो बजट इतना सारा हमारा कार्य करता है। फिर वित्तीय कार्यक्रमों की जानकारी, तो जो बजट होता है वो हमें पूरी पूरी वित्तीय कार्यक्रमों की जानकारी देता है कि पिछले वर्ष क्या हमने खर्च करा था, कहाँ पे खर्च करा था, इस वर्ष हम कहाँ पे करने वाले हैं, नई योजनाएं क्या होगी, वो सारी बजट के ऊपर डिपेंड करती है। वित्तीय स्थिति का आकलन, जो भी हमारे पास में शेष बजट बचा रहता है, मान लो आपके पास में 100 रुपये थे, आपके 20 खर्च हुए, आपके पास में 80 बचे, तो ये क्या है, ये एक आकलन है कि हमारे पास में 80 रुपये खर्च करने की और क्षमता है। तो ये वित्तीय स्थिति का आकलन होता है बजट से। फिर संगठन पर नियंत्रण रखा जाता है, मतलब ऊपर से लेकर नीचे तक जब आप कैश फ्लो करेंगे तो हर इंसान आपकी बात को सुनेगा, महत्व देगा और उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो आप एक हिसाब से संगठन पर नियंत्रण कर सकेंगे, क्योंकि आप जो आदेश देंगे उन आदेशों की पूर्ति होगी। फिर कार्यों का मूल्यांकन, जो भी कार्य करते हैं हम उसका बजट द्वारा ही मूल्यांकन होता है। कि जैसे कि मान लो आपने कोई पेन खरीदा, तो ये खरीदा, ये तो एक कार्य है, लेकिन उसका मूल्यांकन कैसे होगा, इन्होंने इतना महंगा पेन खरीदा है, उसकी ये स्पेसिफिकेशन है। तो ये सब चीज़ किस कारण हो रही है, बजट के कारण। अगर बजट ही नहीं है तो क्या पेन खरीदा और क्या खरीदा ने क्या नहीं खरीदा, सब बराबर। तो साहब ये थी बजट की विशेषता। अब आता है हमको कि बजट हम बनाते हैं तो उसमें 3 लक्षण तो होने ही चाहिए। मतलब आप सीधे सीधे सीख रहे हैं कि एक कंपनी किस तरह से बनती है, किस तरह से कार्य करती है और कैसे कैसे कार्य करती है। ये तो हमने पूरा अभी मैनेजमेंट के सिद्धांत में देख लिया, और कैसे कैसे काम हमको करना चाहिए, कौन से रूल फॉलो करना चाहिए, कैसे एक लाइन में काम करना चाहिए। तो आज हम बजट बना रहे हैं, तो बजट बनाएंगे तो इसके अंदर हमारे पास में 3 तत्व होने ही होने चाहिए। अब कौन से तत्व हैं, तो बजट क्या अग्रिम संभावना पर निर्भर होता है, जो भविष्य की योजनाओं एवं क्रियाओं पर आधारित होता है। भविष्य में संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करने पर आधारित होता है। बजट एक कथन है, हम वित्तीय अथवा भौतिक इकाई में अभिव्यक्त करते हैं, संगठन के उद्देश्यों का संख्यात्मक रूप प्रस्तुत करते हैं। तो ये थे तीनों लक्षण। ठीक है, अब सबसे पहली बात, बजट हम डिसाइड करते हैं, हम बजट बनाते ही क्यों हैं, हम बजट बनाते हैं भविष्य की योजनाओं के लिए, कि भविष्य में हमारी कंपनी ऐसा ऐसा काम करेगी और उसका इतना खर्च बैठेगा, तो इस खर्च के लिए हमारा इतना रुपया लगेगा, और जो रुपया लगेगा वो बजट से आएगा। और बजट इसीलिए बनाया जाता है कि भविष्य की क्रियाओं और योजनाओं को देखते हुए। फिर भविष्य में हमारे जो भी उद्देश्य होते हैं, कि जैसे कि हमारी कंपनी का ये काम तो हो गई सही, प्लस हमारी कंपनी 10 ब्रांच और डालेगी, 10 जो भी अच्छी अच्छी सिटियाँ हैं वहाँ पे ब्रांच डालेगी। मान लो लाइब्रेरी है और आप लाइब्रेरी की चेन बनाना चाह रहे हैं, तो चेन ऐसी नहीं कि गले में पहन के घूम रहे हैं लाइब्रेरी को, चेन ऐसी कि 10 सिटी है, 10 सिटी में आप और लाइब्रेरी खोलना चाह रहे हैं, अपने व्यवसाय बढ़ाना चाह रहे हैं। लाइब्रेरी एक व्यवसाय के अंतर्गत भी आने लग गया है धीरे धीरे। तो उसमें क्या है कि आपने कहीं पे लाइब्रेरी खोली, लाइब्रेरी खोलने के बाद में उससे जो भी इनकम हुई, आपने उसको दूसरी जगह पे इन्वेस्ट किया, तीसरी जगह पे इन्वेस्ट किया। तो ये सब क्या है, ये सब बढ़ा रहे हो, और वो जो इनकम है वो क्या है, वो सब बजट के अंदर वृद्धि हो रही है, इनकम बढ़ रही है, इन्वेस्ट बढ़ रहा है। तो बजट उस हिसाब से बनेगा ना कि बड़ा, कि हाँ मेरे पास में आज आपके पास में 100 रुपये हैं, कल को आपकी इनकम हो गई, सब कुछ हो गया और आपकी सेविंग रही 150 रुपये, तो आप क्या अगली बार बजट सब जो भी कुछ मिला के 250 रुपये का बजट बना दोगे, बोले कि बढ़ने दो, खूब सारी लाइब्रेरी बना देंगे पूरे इंडिया में, जो नहीं पढ़ती है मार मार के पढ़ाएंगे हमको। फिर बजट क्या है, तो टोटल मिला के अगर हम इसको उसमें देखें, किसमें, वाणिज्य भाषा में, वाणिज्य मतलब व्यापारिक भाषा में। तो व्यापारिक भाषा में जो भी बजट होती है, तो बजट क्या चीज़ है कि यह वित्तीय एवं भौतिक इकाई में, यह वित्तीय अथवा भौतिक इकाई में अभिव्यक्त करते हैं, किसको,
कंपनी का जो भी एक स्टेटमेंट निकलता है, जो भी हम काम करते हैं, उसको ये संख्यात्मक रूप में प्रस्तुत करते हैं। संख्यात्मक रूप में कैसे? ये सीधा सीधा कहते हैं कि साहब आपको आपकी कंपनी में फर्नीचर लगाना है तो 2 लाख का फर्नीचर आएगा। ये संख्यात्मक रूप हो गया। नहीं तो आपको पता ही नहीं है कि कितना फर्नीचर आएगा। आपके लाइब्रेरी में किताबें रखनी है तो ये सीधे सीधे बोलते हैं 4 लाख की किताबें आएगी। तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, 4 लाख की किताब, 2 लाख का फर्नीचर, 2 लाख की बिल्डिंग या 4 लाख की बिल्डिंग, तो सीधा सीधा हमारा 10 लाख का बजट हो गया। तो इस तरह से ये संख्यात्मक मान में प्रस्तुत करते हैं। अब आता है साहब बजट का नियंत्रण। अब बजट है तो उस पर नियंत्रण भी होगा ना। तो बजट का नियंत्रण कैसे करते हैं साहब? बजट नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होता है कि किस प्रकार योजना एवं नीति निर्धारण से लेकर नियंत्रण एवं आकलन तक जायजा लेना। इसमें किसी भी संपूर्ण प्रबंधकीय क्रियाकलापों को चारों ओर से घेरने का प्रयास करना। टोटल मिला के नियंत्रण का मतलब यह है कि कोई सा भी काम हुआ तो उसका एनालिसिस करना, ठीक तरह से हुआ नहीं हुआ, कितने रुपए लगे, कितने रुपए बचे, कहाँ पे कैसा लगेगा, उसका नियंत्रण करना, उसका टोटल मूल्यांकन करना कि काम अच्छे से हुआ कि कोई कमी तो नहीं रह गई। ये सारा मूल्यांकन करना और चारों तरफ से मतलब हर प्रकार से उस चीज़ का मूल्यांकन करना और उस स्थिति को समझना है कि हमने जो बजट लगाया है वो काम का है भी या नहीं, और जो भी है चलो काम का है तो काम भी सही ढंग से हुआ है या नहीं। ये सारी चीज़ें बजट के अंतर्गत ही आती है। अब बजट में जो हम कंट्रोल करते हैं उसका क्या होता है? उसके बजट नियंत्रण द्वारा वास्तविक परिणाम एवं आकलन के आधार पर स्टैंडर्ड मापदंड कर कार्यकुशलता का आकलन किया जा सकता है। टोटल मिला के ये होता है कि जो भी बजट आया था उसको आपने नियंत्रित कर रखा है तो उसके द्वारा आप ये चीज़ देख सकते हैं। नियंत्रण मतलब एक हिसाब से देख रेख। ऐसा नहीं कि आपके पास में पैसे और आप किसी को दे ही नहीं रहे हो, इतना नियंत्रण। लेकिन टोटल मिला के पैसे कि आपने जो भी खर्च करा है या जो भी परिणाम आया है, जो भी काम करा है, जो भी रिजल्ट होगा वो कौन सा होगा? जो आप काम कर रहे हैं, काम करने के बाद में जो काम हो गया उसको बोलेंगे आप परिणाम। तो आप उसका आकलन करेंगे कि ये ठीक तरह से हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर ठीक तरह से हुआ है, क्वालिटी भी अच्छी, गुणवत्ता भी अच्छी है, सारी चीज़ें अच्छी, मतलब कार्यकुशल है, ठीक है, अच्छी तरह से आकलन हो गया उसका, यही बजट के नियंत्रण है। अब बजट नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है तो देख लेते हैं। इसमें सबसे पहला आता है योजना बनाना। हम पढ़ ही चुके हैं। बजट को नियंत्रण करने का मतलब है योजना बनाना। जैसे कि आपको फर्नीचर चाहिए तो फर्नीचर किस टाइप की चाहिए, हल्के टाइप के चाहिए, हेवी चाहिए, किस साइज़ के चाहिए, ये सारी योजना बनाना पड़ेगी और फिर इस हिसाब से आपका बजट रिलीज़ होगा। मान लो आपके पास में 100 रुपये, आपको चेयर चाहिए, लेकिन 100 रुपये में कहीं से कहीं तक लकड़ी की चेयर नहीं आ रही, तो आप क्या करेंगे कि आप वो मापदंड खोजेंगे जिससे आपको सस्ते से सस्ती चेयर मिले, और वो चेयर लकड़ी की भी हो। आप या तो उसको मैन्युफैक्चर करवा लेंगे या किसी को भी ऑर्डर देके बनवा लेंगे, बनी बनाई नहीं मिल रही है तो, और या फिर आप कच्चा माल ला के उसको दे देंगे जिससे क्या कॉस्ट कम आएगी। तो बहुत सारे तरीके होते हैं बजट को मैनेज करने के। फिर होता है समन्वय करना, मतलब कोऑर्डिनेशन, कि आप कोऑर्डिनेशन करते हैं, चीज़ों को संभालते हैं। और कोऑर्डिनेशन मतलब सीधा सीधा ये है कि आप देख रेख करते हैं चीज़ों की, आप है ना दिशा तय करते हैं, लोगों को बताते हैं कि ये काम इस तरह से होगा। तो ये सब क्या बजट को बचाने के काम हैं। जैसे कि भाई अगर आप कुर्सी वाले ही एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपने क्या किया, बाज़ार में नहीं मिली तो आपने लोगों को निर्देश दिया कि आप कच्चा माल लाके 2 लेबर लाके इसको बनवा लो यहीं पे, तो वो सस्ती पड़ जाएगी। क्योंकि लेबर की कॉस्ट कितनी होगी, 100-200 रुपये मान लो, या दिन भर में वो 700 रुपये भी ले जाता है। तो उसको अगर आप 8 घंटे काम पे लगाएंगे, रॉ मटेरियल करके लगाएंगे, तो आज के वास्तविक टाइम पे एक कुर्सी 2000 की पड़ती है, पर वो दिन भर में 2 से 3 कुर्सी बना देगा, रॉ मटेरियल 1000 रुपये का भी लगेगा, तो 700 और
1000 रुपये मिल के 1700 रुपये बनेंगे। 1700 में आपको 3 कुर्सी मिल जाएगी, तो 3000 का काम आपका 1700 में हो जाएगा। तो ये होता है समन्वय, आदेश देना, कोऑर्डिनेशन बिठाना। नियंत्रण रखना मतलब कहाँ पे खर्च करना है, कहाँ पे नहीं करना है, इसकी रूपरेखा बनाना। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन कैसा है कि अगर हमारे पास में बजट है तो हम लोगों को मोटिवेट भी करते हैं। मोटिवेट किस तरह से करते हैं, जैसे बहुत सारी संस्था होती है, दिवाली आई, होली आई, दशहरा आया, कोई सा भी एक त्यौहार चूज़ करके उस त्यौहार को बोनस दे दिया जाता है कर्मचारियों को। तो वो क्या है, वो एक हिसाब से अभिप्रेरणा है। जैसे मोस्टली बड़ी बड़ी कंपनियों में दिवाली को बोनस दिया जाता है, मतलब जिस बार दिवाली होती है ना, उस बार उनको सबको बोनस दिया जाता है कि आप अच्छे से सेलिब्रेट करें, घर पे रहें, दिवाली मनाएं, इस तरह से। फिर आता है कार्य कुशलता बढ़ाना। तो कार्य कुशलता मतलब एक्सपर्टीज। अब ये किसके द्वारा होता है, ये भी बजट के द्वारा होता है। आपके पास में कम बजट है तो थोड़े आपके जो लेबर हैं वो उस हिसाब से काम करेंगे, लेकिन बजट अगर ज़्यादा है तो वो उस हिसाब से काम करेंगे। आप बड़े से बड़ा एक्सपर्ट वहाँ पे नियुक्त कर सकते हैं कोई से भी कार्य के लिए। तो ये होता है बजट नियंत्रण। ठीक है, अब बजट नियंत्रण के लाभ क्या होते हैं, तो इसके लाभ होते हैं कि हमारी योजना जो भी बनती है उसमें स्पष्टता रहती है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे काम होना है और ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, तभी इतने बजट में ये चीज़ संभव है। समन्वय के साधन। समन्वय के साधन मतलब सामंजस्य। सामंजस्य मतलब एडजस्टमेंट, और एडजस्टमेंट मतलब किसी भी कार्य को किस तरह से एडजस्ट किया जाए कि वो कम से कम पैसों में हो जाए, इसे ही बोलेंगे समन्वय के साधन। फिर होता है सही कार्यकुशलता जांचने की नियंत्रण प्रक्रिया। मतलब अगर आप किसी की भी कार्यकुशलता जांचना चाहते हैं कि कितना एक्सपर्ट है, कैसा क्या है, तो वो कम से कम बजट में आपको कार्य करके देगा। जैसे कोई इंजीनियर है, उसको भवन निर्माण करवाना है, तो वो सबसे पहले डिज़ाइन बनाएगा और अच्छे से काम करके देगा कम से कम पैसों में, तभी तो लगेगा कि वो इंजीनियर है। नहीं तो हर कोई भवन बनाएगा तो कोई भी बना लेगा, मतलब कोई भी इंसान घर बनाएगा तो वो बनाएगा ही सही, लेकिन गलतियाँ कितनी करेगा, कितना सारा पैसा बिगाड़ेगा, कितना माल बिगाड़ेगा, ये सब डिपेंड करता है उसकी कार्यकुशलता पे। तो ये हो गया। फिर होता है बजट से जिम्मेदारी सुनिश्चित करना। ये आपके घर में भी होता होगा कि कोई सा भी कार्यक्रम है, कार्यक्रम चालू हुआ साहब, तो आपके मम्मी पापा सीधा सीधा आपको पैसा दे के कहते होंगे कि ये जिम्मेदारी आपकी है, बाहर टेंट लग जाना चाहिए, सारी कुर्सियां लग जाना चाहिए, और प्रोग्राम किस तरह से होगा, सारे मेहमानों को मैनेज आप ही को करना है। तो ये एक जिम्मेदारी हो गई। आपके हाथ में बजट भी दे दिया जाता है कि अब आपको सुनिश्चित करना है कि किस तरह से कार्य होगा, ये सब आपके ऊपर है। टेंट अगर नहीं लगा तो लोग आपको बोलेंगे कि यहाँ पे ये व्यवस्था नहीं है, वो व्यवस्था नहीं है, इसलिए पूरी जिम्मेदारी सुनिश्चित हो जाती है बजट से। फिर होता है संसाधनों का अधिक उपयोग। तो बजट नियंत्रण से क्या होता है कि जैसे कि कम पैसे हैं और आपने कोई चीज़ खरीदी, तो आप यूँ चाहेंगे कि चीज़ यूज़फुल भी हो, सभी लोग यूज़ भी कर सकें, ऐसी चीज़ लेंगे, कम पैसे की हो। तो जब सभी लोग यूज़ करेंगे तो क्या होगा, उसका सबसे अधिक से अधिक उपयोग होगा। जितना उपयोग हो सकता है वो सारा उपयोग इसी से होगा। तो ये था दोस्तों बजट आज का। आज के बजट में इतना ही। अब हम डिस्कस करेंगे हमारा क्वेश्चन। तो हमारा क्वेश्चन था कि सार्वभौमिक वर्गीकरण प्रणाली जो यूजीसी है, ये किसकी जिम्मेदारी है, तो ये है एफआईडी की जिम्मेदारी। एफआईडी को आप जानते ही हो अच्छे से। इसका जो यूडीसी का पहला संस्करण आया था, ये आया था 1905 में। तो इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों। और इसके अभी तक बहुत सारे संस्करण आ चुके हैं। इसका जो दूसरा संस्करण था वो आया था फ्रेंच भाषा में, और जो तीसरा संस्करण था वो आया था जर्मनी भाषा में, और इसका जो चौथा संस्करण था वो आया था अंग्रेजी भाषा में। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखना। ये सीधा सीधा एग्ज़ाम में पूछा गया था अभी DSSB में। और पूरी दुनिया में कहीं पे भी सार्वभौमिक ये जो यूडीसी है, मतलब यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन यूडीसी, तो पूरी दुनिया में यूडीसी के अंदर जितने भी संशोधन होते हैं, जितने भी कार्य होते हैं और जो भी प्रणालियाँ होती हैं, सभी चीज़ को कौन संशोधित करता है, एफआईडी।
और इसके अंदर संशोधन करने के लिए बहुत सारी समितियां होती है। तो मोस्टली 30 या 35 समिति है। 30 समिति तो मतलब इसकी जो एक और समिति है वर्गीकरण समिति मतलब कार्यात्मक समिति, उसके अंतर्गत कार्य करती है 30 समिति। और जो बाकी की 2 उप समितियाँ हैं और विभिन्न देशों की विभिन्न समितियाँ हैं, सब मिलकर कार्य करते हैं यूडीसी के निर्माण में। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखना, यूडीसी से रिलेटेड एफआईडी ही है। मतलब एफआईडी का जो निर्माण हुआ है ना, वो टोटल मिलाकर क्लासिफिकेशन के क्षेत्र में अगर कहीं पे हुआ है तो उन्होंने बस यूडीसी को ही संभाला है पूरे विश्व में, इसलिए आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। और नोट्स बनाते चलें, आप कुछ करें या ना करें, बेशक आप सब्सक्राइब ना करें, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन आप नोट्स बनाते चलें, आपके फ़ायदे के लिए हैं। और अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मोटिवेशन हमें भी मिलता है, हम और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।